नया कोई भी थिएटर करने के लिए आता है तो उनके दिमाग में ये होता है कि बस 6 महीने दे दो मुझे, मैं 2 नाटक करूं, 3 नाटक करूं, इसके बाद तो अपनी भगवान है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने नहीं सोचा कुछ, मैंने कुछ नया इमेजिन नहीं किया, तो शायद आज का दिन खराब हो गया। तो सोच के देखिए, इंसान बनने की सबसे बड़ी शुरुआत यही है कि आप किसी और की भावनाओं को महसूस कर पा रहे हो। लेकिन उनके पास में समय है 1 ही साल का, और करना नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान को जीवन में कुछ करे ना करे, एक बार थिएटर जरूर करना चाहिए। एक बार। उसको दुनिया की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। करेक्ट। हेलो, नमस्ते, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे शो जिसका नाम है लिविंग यूनिकॉर्न्स। रंगमंच की हम जब भी बात करते हैं तो वो जो शब्द है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं रंगमंच की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ। और आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं वो भी रंगमंच की दुनिया से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, वो भी एक रंगकर्मी है। उनके बारे में आज हम जानेंगे और उनसे बातें करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका, नितेश उपाध्याय जी। थैंक यू सो मच लिविंग यूनिकॉर्न्स में आने के लिए। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हो। मैं सबसे यही पूछती हूँ सबसे पहले। मैं बहुत अच्छा हूँ, हमेशा की तरह। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने रंगमंच का जो आपका सफ़र है ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जब मैं लगभग 14 या 15 साल का था, 9वीं या 10वीं क्लास में था। अच्छा। स्कूल में जिस तरह से हम लोग, चूँकि मैं बचपन से ही, मैं मूलतः रीवा का हूँ, रीवा मध्य प्रदेश का, तो मैं गांव में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। जी। गांव के बाद से जब पहली बार मैं शहर सागर आया, तो वहाँ चूँकि गांव से ही एनुअल फंक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते थे, तो वैसे ही मैंने यहाँ सागर शहर के भी एक स्कूल में एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मैं शायद रंगमंच कर सकता हूँ, और मुझे मौका भी मिल गया। एक्टिंग से शुरुआत की आपने? मैंने एक्टिंग से ही शुरुआत की। जी। और बट अब जैसे उस समय पे आईना देख करके समझ में आता था, ऐसा लगता था कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो शायद उसी कारण से एक आकर्षण था, जी। जिसके कारण मैं रंगमंच तक पहुँचा। लेकिन रंगमंच में पहुँचने के बाद वो अभिनय और हीरो और वो सब कुछ ख़त्म हो करके रंगमंच कुछ और है, ये बाद में जाना। लेकिन जी। शुरुआत तो मैंने हीरो बनने के सपने से ही की थी। वेरी सिंपल। तो जब आपने पहली बार रियलाइज़ करा कि आपको रंगमंच में, थिएटर में इंटरेस्ट है, आप थिएटर में जाना चाहते जी हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, जी और जैसे कि आप कह रहे हैं आप रीवा जैसी जगह में आप पले-बड़े, जी। तो जब आपने अपनी बात घरवालों को बताई थी ये? हाँ, तो बताई, कैसा मतलब रिएक्शन था उनका? पहले तो पिताजी बहुत खुश थे। अच्छा, अरे वाह! मतलब खुश थे इन द सेंस कि उनके हिसाब से कि पहली बार चलो हमारे यहाँ का एकदम कुछ नया हट कुछ के करने अलग वाला है। करेगा, हाँ। लेकिन जब 5-6-7 साल हो गए, तो वही है, टिपिकल पिताजी की तरह उन्होंने कहा कि भाई इतने साल हो गए, तुम अभी तक तो टीवी पे दिखे नहीं, छोड़ो-छाड़ो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, घर चलाओ। जीवन चलाओ, शादी कर देते हैं, हाँ। जीवन करो। तो वही हुआ भी। हुँ। लेकिन पता नहीं क्यों वो अंदर कुछ था। तो पहले तो कोशिश की पिताजी से उनके मतों को लेकर के विरोध करने की, विरोध किया, जब नहीं माने तो विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद अभी भी मैं कर रहा हूँ थिएटर। जी। अब जाके वो खुश हैं कि हाँ, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। हुँ। लेकिन इस बीच के समय में तो थोड़ा-सा उनके साथ में मनभेद और मतभेद दोनों चलता रहा जी। कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अब ठीक है। तो जैसे कि आप इंदौर में थिएटर करते हैं जी, और आपका थिएटर ग्रुप है अनवरत थिएटर ग्रुप, बिल्कुल। जिसके साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जी। और आपको क्या लगता है इंदौर की जनता का कैसा रिस्पॉन्स लगता है आपको थिएटर की तरफ? और इंदौर की जनता का तो रिस्पॉन्स बहुत है थिएटर की तरफ। हुँ। बट जो मुझे ऐसा लगता है कि समस्या केवल एक है, जी। इंदौर, या मुझे ऐसा लगता है कमर्शियल थिएटर की बात ना करें, एक अमेचर थिएटर ग्रुप की बात करें, तो उन सब के साथ में जो समस्या है लोगों तक पहुंच पाने की, यानी कि थिएटर के लोगों को मार्केटिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए पैसा और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। जी। तो वो मार्केटिंग नहीं हो पाती, इस कारण से लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। हुँ। लोग तो हम तक आना चाहते हैं, जिनको पता चलता है, चाहे वो थ्रू न्यूज़पेपर हो या किसी भी चीज़ के थ्रू, अगर उनको पता चले कि हाँ, यहाँ पे एक नाटक होने वाला है, तो वो आते हैं। और जब पता ही नहीं होता तो नहीं आ पाते हैं। फिर दूसरे दिन शिकायत करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है कि नाटक हो गया। हुँ। जो होने वाला है इसकी न्यूज़ बहुत छोटी सी आती है, जब लेकिन हो हो गए। गया उसकी न्यूज़ बहुत बड़ी सी आती है। तो जो पहुँचना चाहते हैं उनको रिग्रेट होता है कि यार कि हमको नहीं क्यों जा नहीं पता पाए। चला। तो हम लोग लोगों तक पहुँच पाने में थोड़ा-सा कमी हो रही हुँ। है, ऐसा मेरा मानना है। जी। तो नितेश जी, जैसे कि आपने शुरुआत करी थिएटर से, जी। फिर कुछ सालों का गैप आया होगा, आपने नौकरी करी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक
लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें हाँ, ज़रूरत रहती है। बिल्कुल फिर आपका मन नहीं माना, जैसे कि हाँ, आपने बताया, आपने दोबारा थिएटर चालू किया सब बिल्कुल छोड़ के। बिल्कुल तो उसमें भी शुरुआत में तो आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे ना, कोई एक हाँ स्टेबल इनकम नहीं होगी थिएटर में हाँ शुरुआती दौर में। मतलब स्टेबल इनकम क्या, मैं उसके लिए तो एक शब्द कहूँगा कि उस समय पे मेरे समूह में जितने भी टीम मेंबर थे, 2013 जब मैंने इस समूह की शुरुआत की, तो उस समय लगभग 1.5 से 2 साल मेरी टीम ने मुझे पाला। अच्छा। मतलब मैं पाला शब्द ज़्यादा सही समझूंगा। कारण ये कि वो 5-5 रुपये भी इकट्ठे करके 20 रुपये गाड़ी के पेट्रोल के लिए भी इकट्ठा करते थे उस समय के टीम मेंबर्स, और वो केवल मेरे लिए। तो लेकिन उसके बाद से वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं ख़त्म होना ही था, हुआ, और आज की तारीख में आई एम सो हैप्पी, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप थिएटर से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, तो उसके अलावा जो नितेश उपाध्याय हैं वो किस तरह के इंसान हैं और उन्हें क्या करना पसंद है? मुझे सोचना बहुत पसंद है। सोच। मुझे सच बताऊं तो मुझे केवल सोचना, मतलब चूंकि अब पूरा जीवन ही थिएटर, रंगमंच, नाटक, फिल्म, कहानी, साहित्य इन्हीं सब में दिया हुआ है, तो दिमाग में इमेजिनेशन बहुत चलती रहती है। और मतलब एक निर्देशक के तौर पर जब से काम करना शुरू किया, तो उस इमेजिनेशन को मंच पर या कैमरे पर या कहीं पर भी, मतलब उसको बस ऐसा लगता है कि वो एक बार लाइव जो मैंने इमेजिन किया हुआ था वो लाइव एक बार दिख जाए बस। जी। तो उस इमेजिनेशन को मैं इमेजिन करता रहता हूँ। और मतलब आप मुझे सुबह से लेकर रात तक एक बंद कमरे में रख दें, लाइट ऑन बंद होनी चाहिए, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है, और मैं केवल और केवल सोचूंगा और कुछ नहीं करूँगा। तो मुझे सोच सोचना, सकते हैं आप कितनी भी देर तक, कितनी भी देर तक मैं सोच सकता हूँ, मुझे बहुत पसंद है सोचना। और कोई स्ट्रेस नहीं लगता ना आपको, बिल्कुल भी मजा नहीं, आता है? बहुत मज़ा आता है। मतलब इवन तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने नहीं सोचा कुछ, मैंने कुछ नया इमेजिन नहीं किया, तो शायद आज का दिन खराब हो गया। तो कुछ मजा नहीं आया हाँ, आपको, सेटिस्फाइड फील नहीं क्योंकि होता? आज मैंने कुछ सोचा ही नहीं नया। जैसे मैं आपके पास भी आ रहा था तो मैं यही सोचता हुआ आ रहा था, इमेजिन करता हुआ आ रहा था कि यहाँ पे क्या होगा। क्या होता? तो वो इमेजिनेशन, अब वो जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अब समझ जी। में आ रहा है कि हाँ, जो मैंने इमेजिन किया था उसका 70%, 30% आपने एक्स्ट्रा, तो इस तरह से हो गया, फाइन। तो कुल मिला के केवल मेरा एक ही थॉट रहता है, मतलब जो भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हर बारे में सोचो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सोचने के पैसे नहीं लगते, बिल्कुल। लेकिन सोचने से पैसे आ ज़रूर सकते हैं। तो जैसे जो इंदौर में आप थिएटर करते हो, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ आपसे जी। कि थिएटर के बारे में आप और विस्तार से कुछ बताइए। जैसे हो सकता है हमारी ऑडियंस हो जो थिएटर परस्यू करना चाहती हो, जी। या कुछ मुंबई जाने की तैयारी कर रही हो, एक्टर बनना चाहते हो, किसी और क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, राइट। तो उनको क्या गाइडेंस मिल सकती है इंदौर में रह के? ओके, इसके लिए तो मैं पर्सनली, मतलब ये मेरा अपना एक मत है, और ये मैं पर्सनली सबसे कहूँगा कि थिएटर को आप मतलब बहुत हल्के में मत लीजिए टाइप। ये हमारे इंदौरी वर्ड कह सकते हैं हम इसको, कि थिएटर को आप प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, मेरे साथ में जितने भी टीम मेंबर्स आते हैं, नया कोई भी थिएटर करने के लिए आता है, तो उनके दिमाग में ये होता है कि बस 6 महीने दे दो मुझे, मैं 2 नाटक करूं, 3 नाटक करूं, इसके बाद तो अपनिच भगवान है। अब वो वाला थॉट उनके मन में रहता है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है कम से कम, तो आपने अपने जीवन के 15 से 16 साल दिए हैं उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में। आप मतलब स्नातक कहलाए जाएं, इसके लिए आपने 15-16 साल दिए हैं। तो आप एक अभिनेता कहलाए जाएं, ये आप 6 महीने में कैसे जज कर सकते हो कि 6 महीने में ही हो जाएगा? तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि समय दीजिए। थिएटर भी अगर कर रहे हैं तो समय दीजिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आपको समय लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि अभिनय इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो जल्दी नहीं होती। तो शॉर्टकट के चक्कर में, और फिर होता क्या है, वो 6 महीने करते हैं, मुंबई चले जाते हैं, और चूंकि उतनी ज़्यादा क्षमता होती नहीं है और सीखा उतना अच्छे से होता नहीं, क्राफ्ट पे उतना काम किया नहीं है, तो वहाँ ना चाहते हुए भी असफलता मिलती है, और फिर वो वापस आते हैं और फिर ना चाहते हुए भी इस फील्ड को बदनाम करते हैं कि ये फील्ड ही खराब है, वहाँ कुछ नहीं होता। तो आपने खुद ने तो काम किया नहीं, आप तो खुद 6 महीने में सोचे, आपने पहले डिसाइड कर लिया था। मतलब सोच के आते हैं कि मेरे पास 1.5 साल ही हैं, इस 1.5 साल में अगर कुछ हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करूँगा। तो ये थॉट लेकर के आप, मुझे तो नहीं लगता कि केवल अभिनय नहीं, किसी भी फील्ड में अगर सोच के देखिए, एक बंदे को डॉक्टर बनना है, अब उसने अपने डॉक्टरी कंप्लीट भी कर ली है, अब उसको नौकरी ढूंढने के लिए, क्लिनिक चालू करने के लिए, उदाहरण दे रहा हूँ, तो इन सब के लिए भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी अगर वो सोच सकता है क्या कि मेरे पास में 1 साल ही अगर क्लिनिक खोल पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर इम्पॉसिबल। तो यहाँ क्यों? करेक्ट।
तो अगर आप इसको एज करियर ले रहे हो तो यू शुड हैव टू गिव टाइम। सर मैं वही अग्री करूंगी इस बात जी। पे आपसे, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, तो मेरी भी जो जर्नी रही है, मैंने थिएटर से शुरू किया राइट और पहले यही लगता था कि हाँ जाते से कुछ तो हो ही जाएगा और Right. फिर करते करते सीखेंगे, बट करेक्ट। जितना ज़्यादा टाइम बीतता गया, जितने साल गुजरते गए, तब मैंने समझा कि उतनी गहराई तभी आप समझ पाते हो, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग को एज अ सब्जेक्ट नहीं माना जाता हाँ, हमारे हाँ, देश में, उसको हाँ, एज अ हाँ, हॉबी समझा बस जाता है, बस बस या बस। फिर ये सोचते हैं कि हर कोई एक्टर बन सकता है, बट एक्टिंग भी एक सब्जेक्ट है और उसको पढ़ा जाता है, हाँ हाँ, ये सब लोग क्योंकि नहीं जानते हैं। जैसे मैंने कई अपने गुरुओं से, अपने रंग पुरोधाओं से जी। सुना है, और मैं इसको मानता भी हूँ कि अभिनय सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता तो वो सीखना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सीख सकते हो, क्योंकि एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट या एक थिएटर ग्रुप आपको केवल एक माहौल देगा है। कि क्योंकि आपके जैसे 10 15 20 पागल इकट्ठे होंगे, उनको देख करके आपको मोटिवेशन आएगा, कंपटीशन आएगा, Correct. और आप कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे। आपको लगेगा कि इससे अच्छा मैं करता हूँ, तो भी फ़ायदा आपका है, और उसको देख करके कंपटीशन आया, इसने ऐसा क्यों किया, मैं भी करता हूँ, तो भी फ़ायदा आपका ही हुआ। तो एक इंस्टीट्यूट या एक थिएटर ग्रुप आपको केवल माहौल देगा, करना तो आपको ही खुद है। ही पड़ेगा। मतलब सही बात। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से जा कर के आपको चौराहे तक जाना है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप यहाँ से चले जाइए, लेफ्ट लीजिएगा तो आपको चौराहा मिल जाएगा, लेकिन मैं हाथ पकड़ के वहाँ पे खड़ा नहीं कर सकता ना कि ये रहा चौराहा। बिल्कुल। तो जाना तो आप नहीं है, हम केवल बता सकते हैं। हाँ। जी। तो सर इसमें मतलब आपने एक्टिंग से शुरू की, तो अपने जब अभिनय करते थे आप अपने शुरुआती दौर में, हाँ। उसके बारे में सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा टाइम था, क्या क्या प्ले करे हैं आपने? मेरा सबसे पहला प्ले इश्तियाक आरिफ खान जी के निर्देशन में मैंने जी। खूबसूरत बहू किया था, अच्छा। और वो संगीत के तो वैसे भी बहुत महारथी आदमी है, हम्म। तो मैंने उनसे संगीत सीखना शुरू किया। बेसिकली क्या होता था कि वो अभ्यास पे आते थे और वो अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे, तो मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाता था, तो मैं सीधे पहुंच जाता था। वो अकेले अभ्यास कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बैठा करके सिखाना शुरू कर दिया। Correct. तो फिर धीरे धीरे मुझे सिंगिंग में मतलब सुरों का थोड़ा बहुत उन्होंने नॉलेज दिया। तो खूबसूरत बहू में मेन एक सूत्रधार होते हैं और उनके साथ में 4 कोरस होते हैं, तो उन 4 कोरसों में से एक मैं था। बस मुझे केवल इस बात की खुशी थी कि मैं स्टेज पे आ रहा हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था डायलॉग है कि नहीं है, हाँ। बस मुझे ये मज़ा आ रहा था मैं स्टेज पे हूँ। फिर उसके गाने याद हैं आपको आज भी? हाँ, बहुत सारे गाने याद हैं। म्यूजिकल प्लेस भी क्योंकि करे होंगे हाँ, आपने। वो पहला प्ले ही म्यूजिकल प्ले था। अच्छा। और वही प्ले फिर हम लोग भारंगम भारत रंग महोत्सव में भी शारदा की डायरेक्शन में हम लोग लेके गए थे, खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू। और चूंकि मेरा कनेक्ट मतलब इस प्ले से कनेक्शन इसलिए क्योंकि बुंदेलखंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ। और वो पूरा का पूरा वाती भी नाटक, होगी, हाँ, हाँ, नाटक की पूरा language नाटक वही है। बुंदेलखंडी लैंग्वेज में ही लैंग्वेज क्या बोली में ही लिखा हुआ है Correct. नागबोडस जी ने। हाँ। तो मुझे फिर उसके बाद इश्तियाक दादा के डायरेक्शन के बाद मैंने भी उसको डायरेक्ट करने की कोशिश की, जी। लेकिन वैसा कभी नहीं हो पाया जो उन्होंने किया उन्होंने था, किया था जी। क्योंकि बट ऑब्वियसली मैं उनकी चीज़ें ले नहीं सकता, और लेकिन इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। हाँ। थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से करने की कोशिश की, इंदौर की ऑडियंस के हिसाब से करने की कोशिश की, क्योंकि हमने सागर में जब इसका शो किया था तो वहाँ पूरी ऑडियंस ही पूरी बुंदेलखंडी थी, तो उनको तो वहाँ मजा आया वहाँ होगा। का मज़ा अलग होगा। लेकिन इंदौर के हिसाब से बुंदेलखंडी तो आधे से ज़्यादा लोगों को सर के ऊपर से नहीं। न चली जाए, तो इस कारण से उसमें बहुत सारे बदलाव भी करने पड़े। हाँ। वो मेरा पहला प्ले था। फिर इसके बाद बेढप थानेदार करके एक प्ले था, उसको अन्वेषण थिएटर ग्रुप के ही रविंद्र भाई कक्का जी ने डायरेक्ट किया था। फिर इसके बाद सैया भाई कोतवाल किया था, वो भी इश्तियाक दादा ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद से तो बहुत सारे प्ले फिर करता रहा। सर कोई भी 2 लाइनें अगर आपको याद हो सर, किसकी? प्ले की, गाने की? हाँ प्ले के सर, गाने music की? हाँ सर, मजा Okay. आ जाएगा। उसमें एक सीक्वेंस है, हाँ। जो लीड कैरेक्टर है हरी, वो एक बात के लिए परेशान है कि उसको दहेज चाहिए, हाँ। और दहेज में उसको टीवी और मोटरसाइकिल चाहिए, हाँ। तो उसको लेकर के राइटर ने एक सॉन्ग लिखा हुआ है। राइटर ने कायदे से वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जब पहला मंचन हुआ था उस समय पे वो लिखा गया था। जी। तो वो है चाची मोहे दिल बाय दे टूटी भी, दिल बाय दे मोहे फट फटियार, चाची मोहे दिल बाय दे टीवी, दिल बाय दे मोहे फट फटिया। ऐसे बहुत ट्यूब टायर डनलप के फिट हो, पहिया हो मजबूत, पहिया हो मजबूत,
हेडलाइट की चमक में चाची चमके तेरो पूत, इस टाइप का कुछ सॉन्ग था। बहुत मैं समझ गई सर, मैंने देखा हुआ प्ले और पढ़ा है काफी बार। बहुत सुंदर प्ले है, बहुत गाया। बहुत खूबसूरत प्ले है। मतलब उसमें मजाक मजाक में इसको मैं अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो अभी जो लापता लेडीज आई, एक फिल्म आई है हाँ। आमिर खान प्रोडक्शन की, किरण हाँ, राजू ने हाँ, डायरेक्ट किया, हाँ, वो मतलब बिल्कुल वैसा वाला जॉनर लगा कि आपको सामाजिक बहुत सारी चीज़ें हंसी मजाक में देकर के चली जाए वो। हाँ। मुझे बिल्कुल वैसे ही एक लगा था वो मैसेज है play। जो छुपा हुआ है, पर एक एग्जैक्टली, कॉमेडी और लेकिन वो कॉमेडी फैमिली मोड पे ड्रामा लगा के वे में एग्जैक्टली दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो ये था सागर में। और सर उसके बाद जब आप एक्टिंग करते हुए तो सर जी। कब आपने ये रियलाइज करा कि आप पढ़ाने कब लगे और कब स्टूडेंट्स के बीच में आप रहने बहुत लगे? ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैं जब इंदौर आया तो इंदौर में तो आते ही साथ नौकरी करनी पड़ गई। हाँ। लेकिन जब अचानक से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, हम्म। मैं थिएटर नहीं करूँगा तो शायद मैं मर जाऊँगा। तो मैंने जब अपना थिएटर, फिर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की इंदौर में, थिएटर्स के हिंदी बारे थिएटर, में, हिंदी हिंदी थिएटर पे थिएटर। स्पेशली। सर तो उस जी, टाइम शायद इतने एक्टिव नहीं रहे होंगे। उस समय पे 7-8 महीने में कोई एक नाटक हो जाता था इंदौर में, हाँ। वो भी हिंदी का। हाँ। तो मैं न्यूज़पेपर वालों को के ऑफिस में जा जा के फ़ोन कर कर के और जा जा के उनको परेशान कर देता था, ये न्यूज़ लगाई किसने, मुझे उस बंदे से मिलवा दो जिसने शो किया है। कौन करता है? और वो उस बंदे को खुद ही नहीं पता न्यूज़ कहाँ से आई है। तो मैं ढूंढता रहा, नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने अपने ऑफिस में ही जहाँ नौकरी करता था वहाँ के ही कुछ अपने कोलीग्स को लिया और उनके साथ में ही मैंने थिएटर शुरू कर दिया 6 लोगों को लेकर के। तो अब हुआ यूँ कि चलो अब थिएटर करना तो है, अब स्क्रिप्ट भी चाहिए, नाटक भी बनाना है। तो स्क्रिप्ट कौन सी होगी, चलो मैंने पढ़ रखी थी तो कुछ था दिमाग में। फिर कहा डायरेक्ट कौन करेगा, तो बात यहाँ आ गई, टेंशन में आ गया मैं भी, क्योंकि मैंने कभी जीवन में निर्देशन टाइप वाली चीज़ नहीं की थी। तो पता चला कि तो साहब ने कहा कि भाई आप ही हो सीनियर इस फील्ड में, तो क्योंकि उन पाँचों ने तो कभी किया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बोला आप ही सीनियर हो, आप ही करो। तो करना शुरू किया। तो शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ये बता दो कि यहाँ से आके खड़े वहाँ हो जाओ, वहाँ से जाके वहाँ खड़े हो जाओ, ये डायरेक्शन है। लेकिन बाद में पता चला कि डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूडेड हैं, केवल बताना नहीं कि कहाँ से आके कहाँ जाना है, ये कैरेक्टराइजेशंस क्या होता है, सिखाना क्या होता है, वो मुझे करते करते समझ में आया। आप करते करते वो चीज़ समझे और फिर एग्जैक्टली, हाँ आपका ये जो निर्देशन वाला दौर है और ये राइट, पढ़ाने वाला दौर है वो हाँ शुरू हो गया। वो शुरू हो गया। और वो फिर ऐसा शुरू हुआ कि विश्वास मानिए बीच में तो समय नहीं मिला करते 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 करते, लेकिन जब कोविड आया उस समय पे अपने आप को जानने का समय मिला, क्योंकि समय बहुत था उस समय पे, कोई काम नहीं था। तब अपने आप को जानने की जब कोशिश की तब पता चला कि मैं अभिनेता एवरेज हूँ और डायरेक्टर ज़्यादा अच्छा हूँ। उस समय मुझे पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना पूरा समय और पूरा ध्यान निर्देशन में ही केंद्रित ज़्यादा करता टाइम हूँ। उसमें देते हैं। हाँ, तो और अभिनय बीच बीच में कभी कभी कर लेता हूँ ताकि अभिनेता में मरे ना। हाँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि शुरुआत तो उससे की थी। करेक्ट। तो अभी भी मैं अपने आप को मानता तो अभिनेता ही हूँ, लेकिन मज़ा ज़्यादा डायरेक्शन में आता है। डायरेक्शन में और टीचिंग में आपको Right. मज़ा आता है। सर इंदौर में आपके लिए थिएटर करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ क्या है जो आप फेस करते हो? आप शोज करते हो, प्लेस वगैरह करते हैं, हाँ, पब्लिक भी आती होगी पर कहीं नहीं भी आती होगी, बिल्कुल। तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर फाइनेंशियली। फाइनेंशियली हालांकि हर जगह रहता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है सभागृह यानी ऑडिटोरियम का फाइनेंशियली अप्रोच करना उनके पास तक। ओके। एक तो इंदौर शहर में एक भी ऑडिटोरियम जो है वो थिएटर करने लायक नहीं है। अच्छा, परफॉर्मेंस या प्ले के हिसाब से प्ले नहीं के है? हिसाब से एक भी डिज़ाइंड ही नहीं है पहला। हम्म, और जो ऑडिटोरियम्स हैं वो महंगे इतने हैं कि एक अमेचर थिएटर ग्रुप के लिए अफोर्ड कर पाना कई बार मुश्किल होता है। और स्पॉन्सर्स चले मिल भी जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं, लेकिन स्पॉन्सर को भी तो कहीं ना कहीं उनको अपनी मार्केटिंग करने के लिए आई बॉस चाहिए ना, उनको भी तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब थिएटर में ज़्यादा लोग देखने नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बार तो उसने दे दिया किसी भी तरह से, अगली बार वो कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो ये वाली एक समस्या है। और चूंकि रेगुलर नहीं हो पाता, ज़्यादा ऑडिटोरियम के महंगे हैं तो वैसा रेगुलर नहीं हो पाता, तो टिकट्स आप रखते भी हो तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाते। तो इस कारण से कई लोग आना भी चाहते हैं तो टिकट्स कारण नहीं आ पाते। और कई बार तो हमको फ्री में रखना पड़ता है। फ्री में रख दो तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर हमको फाइनेंशियली झेलना पड़ जाता है, आपको ही बियर करने पड़ते हैं हाँ, सारे एक्सपेंसेस उसके। तो ऐसा बस इंदौर शहर में बस यही समस्या है, स्पेशली तो ऑडिटोरियम की है। मतलब सर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम प्रॉपरली कहें कि ये परफॉर्मेंस या प्ले के लायक है, बिल्कुल उसके सही, हिसाब से। बिल्कुल सही। और मतलब अगर मैं कहूँ चलो ठीक है काम चलाओ भी जो हैं तो वो भी इतने महंगे हैं, उनमें थोड़ा सा समस्या ज़्यादा है, मतलब पैसों को लेकर के। अगर मैं यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें
तो मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में, भोपाल में, उज्जैन में, यहाँ अच्छे खासे ऑडिटोरियम बहुत ही कम रेंट पे, मतलब बहुत, और वो स्पेशली थिएटर के लिए हैं। वहाँ पे लाइट्स वगैरह प्रॉपर थिएटर के हिसाब से ही लगी हुई हैं। वो वहाँ पे सारा जो इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें वो सब थिएटर के हिसाब से हैं। लेकिन इंदौर में क्यों नहीं है? लोग कहते हैं, अब चूंकि यहाँ पे कमर्शियल वाला पूरा मामला, वहाँ बोलते हैं भाई सांस्कृतिक राजधानी ये और वो, लेकिन यहाँ कौन करता? कोई नहीं कर रहा है। मतलब कई गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑडिटोरियम बनाए भी है, लेकिन वो ऐसी ऐसी जगहों पे बनाए जो तो किसी काम के नहीं है, और जो हैं वो इतनी दूर हैं कि ऑडियंस वहाँ तक नहीं पहुँच रही। गवर्नमेंट ही नहीं पहुँच रही, ऑडियंस तो बहुत दूर की बात है। नहीं मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि जब भी मैंने जितना मैं क्योंकि इंदौर में पली बड़ी हूँ, तो मैंने जितना देखा सुना, हमेशा मुझे भोपाल के बारे में पता चला कि वहाँ बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स एक्टिव हैं, या फिर उसके बाद हमने सोचा कि दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है। कभी भी इंदौर को वैसी लाइमलाइट तो नहीं मिली कि यहाँ पे थिएटर ग्रुप्स एक्टिव हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो थिएटर इंदौर में बहुत एक्टिव है, अमेचर ही सही लेकिन है। मतलब एकदम शुरुआती दौर पे ही सही, हम जैसे कुछ भाई लोग हैं जो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन मैं ये तो कहूँगा कि भोपाल से ज़्यादा होता है थिएटर इंदौर में। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, तो कोई माने या ना माने। लेकिन चूंकि हमारे पास में सरकारी अनुदान और ये सब कुछ नहीं मिलता, तो सरकार की नज़र में इंदौर में थिएटर नहीं होता। तो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी थिएटर के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स और पॉलिसीज निकलती है, ग्रांट वगैरह मिलता है, तो उससे आपने कभी नहीं सोचा कि वैसा? मैंने कभी नहीं सोचा और नहीं कभी सोचूंगा। क्यों सर? दो ही रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि मैं आलसी नहीं होना चाहता। कहने का मतलब मेरा ये कि मुझे जब सरकार से पैसे मिलने लग जाएंगे और उनकी शर्त होगी कि इतने पैसे से आपको इतना ही काम करना है, तो मैं केवल उतना ही काम करूंगा ताकि मुझे उतने पैसे मिल सकें। बट सर उससे जैसे हेल्प भी मिल सकती है ना फाइनेंशियली। हेल्प मिलेगी, मान लिया हेल्प मिलेगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने बहुत सारे काम छोड़ के, जैसे मैंने कहा कि मुझे सोचना बहुत पसंद है, मुझे काम करना बहुत पसंद है, मैं दिन भर थिएटर करना चाहता हूँ, मैं दिन भर नाटक पे घुसे रहना चाहता हूँ, तो ये सब छोड़ करके मुझे पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मिनिस्ट्री के, सांस्कृतिक मंत्रालय के, किन किन से मिलना पड़ेगा, अपना ये सारा काम छोड़ के। तो ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब आप इसको इनडायरेक्टली समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता, अगर कहो तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं किसी के हाथ नहीं जोड़ सकता। करेक्ट। तो अगर मेरी काबिलियत के दम पे कोई दे सकता है तो दे, लेकिन काबिलियत के दम पे मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, खुला बोलता हूँ, नहीं मिलता। अब वो एक क्या जुगाड़ कोटा लगाना ही पड़ता है और वो जुगाड़ कोटा मुझसे नहीं हो पाता, वेरी सिंपल। सही बात है। इसलिए मुझे नहीं चाहिए और ना ही मैं कभी अप्लाई करूँगा। आप अपने तरीके से ही सिंपल थिएटर करना पसंद, मतलब मैं खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ आई एम हैप्पी। आपने कभी मुंबई जाने का नहीं सोचा कि मैं वहाँ जाके एक्टिंग में, फिल्मों में ट्राई करूँ या वहाँ अपना थिएटर ग्रुप को बढ़ाऊँ, ऐसा कुछ कभी सोचा आपने? थिएटर ग्रुप को तो नहीं, लेकिन जब मैंने जब मैंने अभिनय शुरू किया था तो पहला ख्याल ही वही था कि मुंबई जाना हाँ, है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम भी शाहरुख खान, ऋतिक रोशन को देख करके बड़े हुए हैं, तो हमारे दिमाग में भी वही था। उस समय हम भी हैंडसम हुआ करते थे हाँ, तो उस समय भी यही लगता था कि नहीं हीरो ही बनेंगे जा करके। लेकिन जब रंगमंच की चीज़ों में जब घुसना शुरू किया, जब पता चला कि रंगमंच क्या है, तब समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा जीवन है। मतलब मुझे बहुत बाद में महसूस हुआ कि अभिनय इकलौती एक ऐसी चीज़ है जब आप किसी और की भावनाओं को खुद महसूस करते हैं और फिर ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करते हैं। तो सोच के देखिए, इंसान बनने की सबसे बड़ी शुरुआत यही है कि आप किसी और की भावनाओं को महसूस कर पा रहे हो। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं 2024 की, इस समय की, जब जिस समय हम और आप सामने बैठे हैं, कोई किसी की भावना नहीं समझता। थिएटर ने मुझे ये सिखाया कि आप कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते। मतलब उदाहरण के तौर पे मुझे लाख रुपए किसी को देने हैं, उदाहरण के तौर पे उसकी टेंशन है, लेकिन मैं जैसे थिएटर प्रैक्टिस पे गया हूँ तो मेरा कैरेक्टर, मेरी दुनिया, मेरा जीवन, मेरा स्टेज, मैं भूल गया लाख रुपए किसी को देने हैं। वेरी सिंपल। तो जब तक मैं थिएटर और अपनी भावनाओं और अपने उन थॉट्स पे हूँ, जब तक मैं थिएटर जी रहा हूँ, तब तक मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हो सकती। ये मुझे थिएटर ने सिखाया। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ तो मुझे एक्चुअली इंसान थिएटर ने बनाया। तो मैं सबसे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं सबसे यही कहूँगा कि थिएटर केवल इसलिए ज्वाइन मत कीजिए कि पंकज त्रिपाठी जी ने किया था, नसीर साहब ने किया था,
इन नवाजुद्दीन Famous, सिद्दीकी जी ने हाँ। किया था, इस कारण से वो बड़े अच्छे एक्टर हैं तो मैं भी करूं। उनकी अपनी एक जर्नी थी। आप थिएटर इसलिए कीजिए कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या है उसको निखारने के लिए। थिएटर बेसिकली आपको अपने आप को जानने के लिए है, ना कि किसी और के दिखावे के कारण। अब उनसे अगर मैं ये कहूँ कि आज 20 साल का एक बंदा आके ये बोलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने थिएटर किया था, इस कारण से मैं भी थिएटर करना चाहता हूँ और उनके जैसा बनना चाहता हूँ। अब उसको मैं कैसे बताऊँ कि उन्होंने 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, एग्जैक्ट जानकारी मुझे नहीं है, उन्होंने जितना भी समय थिएटर पे दिया, इसके बाद फिर वो एनएसडी गए, फिर एनएसडी के बाद भी उन्होंने 10-12 साल लगभग स्ट्रगल किया, इसके बाद वो फिल्मों में आए, तो लगभग 20 साल तो उन्होंने थिएटर वाली इंडस्ट्री को दिया, यानी एक्टिंग वाली इंडस्ट्री को इतना दिया। time दिया और था आप अभी आपको। खुद 20 साल के हो, तो आप 20 साल और दोगे तो आप हो जाओगे 40 साल के, फिर बोलो हीरो बनना है, हाँ, लेकिन उनके पास में समय है 1 ही साल का और करना नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है। सब कुछ करना है एक ही साथ सो दिस इज नॉट डन। करेक्ट। तो केवल थिएटर इसलिए मत कीजिए, थिएटर अपने आप को जानने के लिए ज़रूर कीजिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान को जीवन में कुछ करे ना करे, एक बार थिएटर ज़रूर थिएटर करना जरूर चाहिए। करना चाहिए एक बार। उसको दुनिया की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। करेक्ट। और सर जब आपने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया था, हाँ। तो क्या उससे आपकी फैमिली पे या किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट आया था, या वो डिसीजन से खुश थे आपके? सच बताऊं तो मैंने किसी को बताया नहीं था नहीं कि बताया? मैं छोड़ रहा हूँ। फिर बस नहीं बताया, 2-4-6 महीने तक पता नहीं चला? पता ही नहीं चला, मैनेज होता क्योंकि गया ऑफिस टाइम से निकलता था और और चले ऑफिस टाइम पे पहुंच जाता था। चले जाते और थिएटर चले जाते और थे। थिएटर चला जाता था। वाह। नहीं बताया, मतलब मुझे पता था कि हो सकता है इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है उधर से कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो मैं अब सोच रहा हूँ ये Accept, करने के लिए, तो वो नेगेटिविटी कहीं मेरे काम में ना आ जाए। और वो नेगेटिविटी इन द सेंस कि उनका थॉट उनका कहीं मेरे काम ओपिनियन के आड़े ना आ जाए, गलत वो भी नहीं है। तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, लेकिन फिर धीरे 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 आपने मैंने बता दिया। बता दिया। और बट ऑब्वियसली वो तो क्योंकि हर माता पिता यही चाहेंगे कि मेरा बेटा स्टेबल हो, हाँ, एक ऐसा काम करे जहाँ उसको महीने की तनख्वाह तो आ ही पैसे जाए। आते रहे, सिक्योर्ड लाइफ क्योंकि हो। आजकल के मम्मी पापा, मतलब आजकल के तो नहीं पता, लेकिन हमारे समय के मम्मी पापा तो केवल एक ही चीज़ जानते थे, नौकरी करो। मतलब बिजनेस थॉट पे तो उन्होंने कभी हमको हाँ। घुसेड़ने की कोशिश ही नहीं की। करेक्ट। आप भले लाख रुपए महीने की नौकरी करो, लेकिन नौकरी करो। तो नौकरी मतलब, और फिर आर्टिस्ट मोड पे जब आप होते हो ना, तो वो फिर नौकरी नहीं होती। तो कई स्कूल्स में ड्रामा टीचर भी रहा मैं, लेकिन वो नौकरी नहीं हो पाई। नहीं हो पाई आपसे? नहीं हो पाई। तो अभी मैं आर्टिस्ट फ्रीडम चाहता है, हाँ, क्रिएटिविटी की स्पेस चाहता एक है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ मैं लेट के लिखूंगा, मैं बैठ के लिखूंगा, वो आज़ादी नहीं। आज़ादी इन द सेंस कि वो जो चाहता है करने के लिए, उसकी अपनी एक क्रिएटिविटी है, तो उसके लिए कम से कम उसको आज़ाद रखा जाए कि आप जो सोचना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो कीजिए, आपकी क्रिएटिविटी में कोई खलल नहीं आएगा। इतना कहने वाला अगर कोई मिल जाता है तो आई एम श्योर कि आर्टिस्ट उसको ऐसा सैल्यूट करेगा कि कम से कम तुमने मेरी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प की। बिल्कुल। दैट्स इट। सर अभी आप और आपका थिएटर ग्रुप एक्टिवली क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, एक बार आप हमें बताएंगे? अभी तो मेरी टीम में लगभग 70 के आसपास टीम मेंबर्स हैं, जो सुबह से लेकर के शाम तक 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट में आकर के अभ्यास करते हैं। उनके साथ में हम लोग अभ्यास करते हैं। नए नाटकों की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें से विवांशु वैभव जी का एक महारथी नाटक है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और फांसी से बढ़कर एक प्ले है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। फिर एक विजय दांदेधा जी की एक कहानी गुणवंती पर हम लोगों ने उसको ड्रामेटाइज किया है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा अभी चूँकि गर्मी का समय है, तो समर कैंप किड्स वर्कशॉप चल रही है, चिल्ड्रन वर्कशॉप, जिसमें 5 साल से लेकर 15 साल तक के टीम मेंबर्स हैं। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा क्रिएटिव वाली चीज़ होती हैं। उन बच्चों का इमेजिनेशन, आजकल के बच्चों का इमेजिनेशन वहाँ है जहाँ हमारा कभी जा ही नहीं सकता। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं, और वो कायदे से कहने के लिए हम उनको सिखा रहे होते हैं, बेसिकली वो सब हमें सिखा रहे होते हैं। तो लगभग 60 के आसपास वो टीम मेंबर्स भी हैं किड्स वर्कशॉप में, तो उनके साथ में भी अब ड्रामा बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी तो फिलहाल थिएटर में यही चल रहा है। सर तो आपका अपने आप को लेके या अनवरत को लेके क्या विजन है, आप इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या सामाजिक तौर पे भी आप कुछ सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने अभी तक, और अगर मैं कहूँ तो 99% जितने भी प्ले मैंने किए हैं, वो सारे के सारे सामाजिक संदेश को देते हुए ही थे, क्योंकि ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि थिएटर, अगर आपको केवल एंटरटेनमेंट चाहिए तो जाके फिल्म देखो, लेकिन अगर आप थिएटर देखने आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए तो वो 100 लोग ही सीख के जाएंगे, उनमें से एक भी अगर सीख के चला गया ना, तो हमारा एज आर्टिस्ट काम हो गया। तो ये उन्होंने मुझे सिखाया था। तो इसलिए मैं जितने भी नाटक करता हूँ वो सोशल रिलेटेड ही करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस
स्ट्रीट प्लेस और इन सब के थ्रू तो हम लोग अवेयरनेस करते ही रहते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी एक क्रांति है। मतलब हम भगत सिंह जी की तरह क्रांति नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को इस तरह से तो जोड़ सकते हैं, जो समाज की बाकी चीज़ें हैं उनको सही करने के लिए, उनके दिमाग में बैठाने के लिए, ये तो हम विजुलाइज करके उनको बोल सकते हैं कि ये मत करना। करेक्ट। तो ये हमारा अपना एक तरीका है क्रांति करने का। तो सामाजिक को लेकर के तो मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं ये कहूँगा अनवरत बेसिकली मैंने नाम रखा ही इसलिए था, इसका मतलब होता है लगातार चलते रहना, संस्कृत शब्द है ये। तो वो केवल इसलिए रखा था क्योंकि अगर कोविड का समय बस छोड़ दिया जाए तो फ्रॉम द डे 1 5 सितंबर 2013 को जब मैंने इस समूह की शुरुआत की, तब से लेकर आज तक ऐसा एक भी महीना नहीं गया जिस महीने हमने उन नाटक ना किया हो। हर महीने हमने शो किए हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक महीने में 5-5 6-6 शो भी हुए हैं, लेकिन एक भी ना हुआ ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो, और ये मतलब कुल मिला के वो जथा नामा तथा गुणा वाला ही थॉट में रखना चाहता हूँ अभी भी, आगे भी। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि समय के साथ में, चूँकि समय बदल रहा है, थिएटर तो चलेगा ही, थिएटर तो कभी नहीं रुक सकता, मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं रुकेगा। मेरे पूरे समूह के बच्चे चले जाएंगे तो भी मैं अकेला करूँगा, लेकिन करूँगा, थिएटर तो करूँगा। लेकिन अब चूँकि समय बदल रहा है, अब समय OTT का है, अब समय फिल्मों का है, वेब सीरीज़ का है, शोज़ का है, तो बट ऑब्वियसली मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं अनवरत के साथ में अपने ही टीम मेंबर्स के लिए, ताकि उनको वैसा स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना पड़े कि एकदम नई जगह पे जा कर के, लेकिन वो अगर मेरे ही एक्टर हैं, मेरे ही साथ में अगर काम कर रहे हैं, तो वो भी कंफर्ट रहेंगे, मैं भी कंफर्ट रहूँगा। तो उनके लिए प्रोडक्शन मोड पे, प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं कुछ ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा फ़िलहाल का विज़न है। सर, तो कभी ऐसा हुआ स्टूडेंट्स के साथ, जैसे सब बहुत सारी शैतानी करते होंगे स्टूडेंट्स क्लास में, या रिप्ले स्टेज पे चल रहा है और कोई भूल गया कोई डायलॉग, या कोई गलत एंट्री ले ली, या कोई प्रॉप गड़बड़ होगी, तो फिर उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस समय? वो यहाँ बोल नहीं सकता। तो उसको फिल्टर करके बोल दीजिए आप। एज डायरेक्टर मैं मैक्सिमम टाइम पे, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं मैक्सिमम टाइम पे लाइट्स मैं ही संभालता हूँ। तो मैं लाइट पे बैठे बैठे ना बुदबुदा रहा होता हूँ बहुत कुछ, ठीक है। और यही एक कारण है कि मैं एक्ट कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई प्ले डायरेक्ट किया है और मैं एक्ट कर रहा हूँ और लाइट नहीं आई, तो फिर वहाँ से मेरा पूरा कैरेक्टर शूट करके फिर मैं उसके दिमाग को बोला था ना यहाँ पे देना, तो वो सब चलता रहता है। तो गुस्सा तो आता है, लेकिन अब जब मैं एक अभिनेता के तौर पे था, तब मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, तो हमें भी डांट पड़ती थी, हमें भी डर, तो वो फिर याद आ जाता है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। लेकिन समस्या पता है ये है कि ना, ऐसा लगता है कि यार इस नाटक से मैंने ये सीखा, अगली बार ये गलती नहीं करूँगा। अब अगली बार वो गलती तो नहीं तो कोई तीसरी हो जाती है, कोई नई गलती हो जाती है। तो हर बार वो नई गलतियां मुझे समझ में नहीं आता ये हैं कितनी, ताकि काउंट तो हो जाए कि हाँ इतनी सीख ली है। क्योंकि किसी भी नाटक की खूबसूरती उसकी रिहर्सल का जो प्रोसेस रहता है, exactly. उसमें रहता है सबसे ज्यादा, जो आपका परफॉर्मेंस निखर के आएगा, या सबसे ज्यादा जो यादें बनती हैं, जो भी चीजें होती हैं, और कितना भी आप अच्छा कर लो, अगर वाले दिन कुछ गलती होनी होगी, अगर आपको पहली लाइन भूलनी होगी, वो तो भूल ही जाओगे। मतलब बड़े मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे टीम के मेंबर्स, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्ले एक कहानी है, उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की, उस प्ले को हम एक्ट कर रहे थे, हमने उसको ड्रामाटाइज़ किया था। अब वो बहुत पुराना टीम मेंबर, मतलब 7-8 साल पुराना टीम मेंबर, वो उसकी एंट्री थी, फाइट का एक सीक्वेंस था, और उसकी एंट्री के साथ में 7-8 सैनिक उसके साथ में आने थे। अब वो सैनिक लोग बोल रहे हैं चलो, तो वो ऐसा ब्लैंक हो, मैं नहीं जाऊँगा प्ले के पहले ही, बनाना मेन एंट्री के समय पे, मतलब बीच प्ले में प्ले हो रहा है, अच्छा खासे वो डायलॉग बोल के जा चुका है, उसकी एग्जिट हो गई, अब उसकी वापस री एंट्री है, अब उन सिपाहियों के साथ में, और वो सिपाही लोग बोल रहे चलो एंट्री है, तो वो खड़े बोल रहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो वो सब टेंशन में आए, अरे चल मैं नहीं जाऊँगा, वो पता नहीं उसको क्या हो गया, फ्रीज हो गया होगा या कुछ, मतलब कुछ तो ब्लैंकनेस कई बार हो जाती है। तो उन लोगों ने सबने, सारे सिपाहियों ने एंट्री ले ली कि ये अब नहीं जा रहे तो क्या करें, तो वो सब गए, तो फिर उसको थोड़ी देर बाद शायद उसकी तंद्रा खुली है, फिर वो आया लास्ट में, तो फिर मेरे उन टीम मेंबर ने जो सैनिक और सिपाहियों के कैरेक्टर कर रहे थे, वो आगे बोले ये तो बोल रहा मैं नहीं जा रहा, तो ऐसा कई बार हो जाता है। बट सर उस मोमेंट में तो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, बट बाद में तो हंसी आती है। हाँ, बाद में फिर अभी हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे भी हंसी आ रही है, कई बार ऐसा होता है। मतलब लाइक एक प्ले हमने किया था पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ लैला मजनू, पोएटिक एक प्ले है, म्यूजिकल है, तो अब उसमें यह था कि मजनू को
तलवार मारनी है, अपने लैला के भाई को मारना है, उससे उसकी डेथ होनी है। अब दिक्कत ये हुई कि वो फाइट चल रही थी, उस फाइट में वो तलवार टूट गई, लकड़ी की थी। अब वो तलवार ही टूट गई तो बेचारा वो क्या करे, लेकिन उसी सीन में उसको मारना भी है हाँ, और फिक्स था कि वो तलवार से ही मारना है। हाँ, अब तलवार ही टूट गई तो उसको पता नहीं कैसे क्या सूझा, दिमाग, हाँ। तो उसने बस यूं उठा के उसको पटका और उसकी गर्दन दबा के उसको मुक्के मार मार के उसने उसकी डेथ कर दी। ये तलवार तो टूट चुकी थी, तलवार टूट तो क्या चुकी करता थी। उसने अपना माइंड एग्जैक्टली, हाथ तो से मतलब ऑप्शन नहीं था, बस ये था, फिक्स था कि मारना है। अब तलवार नहीं तो क्या करें। प्रेजेंस ऑफ माइंड का दिमाग तो लगा लिया वो उसने। डिपेंड करता है कि एक्टर कैसे उसको मैनेज करता है। कई बार को एक्टर मैनेज हाँ, करते हैं, कई बार correct. एक्टर खुद मैनेज कर लेता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, सही कई बार बात जब कुछ नहीं होता, सब ब्लैंक हो जाता है, तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ। हाँ, फिर वो तो मेरे पर रामबाण है। लास्ट ऑप्शन वही है। सर मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब भी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी और तब से लेके आज जहाँ पर भी हैं आप खुद को लेके क्या सोचते हैं और कहाँ पाते हैं आप अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ टीचर? क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? मुझे बदलाव केवल एक ही चीज़ में लग रहा है, एक अभिनेता और एक निर्देशक वाला, बस। इसके अलावा एज पर्सन तो मुझे मुझे तब भी नहीं बदलाव महसूस हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तब भी ऐसे ही हंसते खेलते मस्ती करते ही, इमेजिन करते करते ही काम किया करता था, अभी भी वैसा ही करता हूँ। हाँ। बस अंतर केवल अभिनय और निर्देशन का हो गया है। तो उस समय मैं अभिनय करता था इस तरह से, अब मैं निर्देशन इस तरह से करता हूँ। और एज पर्सन तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है। हाँ, उम्र के हिसाब से जो बदलाव होने होते हैं, जो प्राकृतिक होते जी। हैं, वो हुए। तो इसके अलावा तो और कोई बदलाव नहीं, सोच में तो बदलाव नहीं हुआ है। और स्टूडेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है कभी? क्योंकि सर टीचर और स्टूडेंट का स्पेशली थिएटर में रिलेशनशिप बहुत क्रिस्प भी होता है, स्वीट भी होता है। तो हाँ। क्या आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे मेरा हैं? दोनों बैलेंस्ड है। Balanced है इन द दोनों। सेंस कि मैं मतलब जब इन लोगों के साथ मैं मस्ती करता हूँ तो वो तो आप कभी मेरे टीम मेंबर्स से मिलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। जब मैं उनके साथ में रहता हूँ तो उनको ये भी नहीं लगता कि कोई टीचर है या कोई है, उनको ऐसा लगता है कि उनके बचपन का कोई दोस्त ही है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर केवल आंखें बस उठा के देखने की ज़रूरत होती है, तो अपने आप चुपचाप यूँ हो तो जाता है। आपकी आंख देख के लग रहा है कि आप बस एक बार आंख अगर ऐसे करके देखते होंगे, बस स्टूडेंट्स कुछ ही अब वो, इशारा मिल जाता होगा हाँ, उनको कि बस चुप रहना है तब या वो ईश्वर ने डिसिप्लिन मेरी में आ शक्ल ही जाना। ऐसी दे रखी है, आंखें ही ऐसी दे रखी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो सर उस वजह से क्या विलन या नेगेटिव रोल हाँ, कई लोग करते हैं? मतलब ऐसा मुझे पहला जो मेरा इंप्रेशन होता है ना, मतलब कई जो नए टीम मेंबर्स भी आए हैं मेरी टीम में, तो उन्होंने बाद में जाके कन्फेस किया कि मैंने तो आपकी फ़ोटो डीपी पे देख के ही सोचा था कि नहीं जाऊँगा, इतना खतरनाक आदमी है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो है, फेस में है कुछ, ऊपर से ये मस्सा अलग ईश्वर ने दे दिया है, तो उसके कारण और वो टिपिकल विलन वाला फील दे देता है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल सही, एकदम सूट करता है आपके ऊपर। सो नितेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात थैंक यू, करके थैंक यू, थैंक यू। और काफ़ी जानकारी मिली मुझे भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज थिएटर के ऊपर और इंदौर में जो थिएटर हो रहा है स्पेशली उसके बारे में। Right. तो आज के हमारे लिविंग यूनिकॉर्न थे नितेश उपाध्याय जी, अनवरत थिएटर ग्रुप इंदौर से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लिविंग यूनिकॉर्न देखने के लिए। बाय बाय बाय। सर, थैंक यू प्रियंका। मज़ा आया बहुत। बाय। मैं टेंशन में था कि कहीं आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा या नहीं। चलो इधर से हो गई।